देखिए, जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों का इंतजार हजारों छात्रों को 2 साल से था। कोरोना की वजह से 2 साल तक यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ा। अब ये पहरा जो है वो हट चुका है और दिल्ली की यूनिवर्सिटी की जो रौनक है वो पुराने अंदाज में लौट आई है। आज से नए सत्र का आगाज हो रहा है। कॉलेज से निकलकर आज हजारों छात्र यूनिवर्सिटी की दहलीज पर कदम रखेंगे। तमाम स्टूडेंट्स यूनियन ने नए छात्रों के ग्रैंड वेलकम की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर ली हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान क्लासेस कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन होती रही, लेकिन अब एक बार फिर स्कूल और कॉलेज गुलजार हो चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से नया सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। सीयूईटी एग्जाम के बाद जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो पहली बार बुधवार को नई उम्मीदें, नई मंजिलों को तय करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले कैसे उनके सीनियर्स उनके वेलकम की, उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। डूसू के ऑफिस में हैं हम और फिलहाल जो एबीवीपी के छात्र हैं, वॉलेंटियर्स हैं, वो तमाम तरह से नए बच्चों की वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। वेलकम बोर्ड बनाए जा रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इंतजाम और भी किए जा रहे हैं। जितना उत्साह छात्रों में पहली बार कॉलेज ज्वाइन करने को लेकर है, उससे कहीं ज्यादा उल्लास इन सीनियर्स में है, जो नए छात्रों के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। चार्ट पेपर पर नए छात्रों के लिए मैसेज से लेकर उनके स्वागत में मिठाई और चॉकलेट खिलाने तक की तैयारी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा वेलकम फ्रेशर्स का एक रिचुअल अगर हम कहें दिल्ली विश्वविद्यालय का था, वो इस बार 100वें साल में जब डीयू का हम 100वां साल मना रहे हैं, तो 2019 के बाद 3 साल के अंतराल के बाद हम दोबारा करने वाले हैं। उसके लिए हमने हर कॉलेज कैंपस में अपनी टीमों का गठन किया है। हर कॉलेज कैंपस में 50 से 60 की संख्या में हमारे एबीवीपी के वॉलंटियर्स, डूसू के वॉलंटियर्स कॉलेज गेट्स पर होंगे। तिलक लगाकर, मिठाइयां बांटकर, चॉकलेट्स देकर, स्टूडेंट्स के लिए लीडरशिप के अपॉर्चुनिटीज उनके पास कॉलेजेस में है उसकी जानकारी रखकर एक बड़ा ओरिएंटेशन भी हम कॉलेज वाइज करेंगे। तो अभी हम स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए एक वेलकम फ्रेशर्स का आयोजन भी कर रहे हैं। कोरोना के बाद जैसे जैसे हालात सुधरे, स्कूलों से लेकर कॉलेजों की डगर भी आसान होती गई। करीब 2 साल से बच्चों की पढ़ाई लैपटॉप तक सिमट गई थी, लेकिन नए सेशन में एक बार फिर कॉलेज की दहलीज में कदम रखना किसी के लिए उत्साह से कम नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, हम उनके लिए ट्राई करेंगे कि वो लोग अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट कर सकें, अपने टीचर्स के साथ उतना कनेक्ट कर सकें, सोसाइटीज़ में उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो उन सबको मिले। एंड हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जिसके लिए हम हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज़ होंगी जिनकी ओरिएंटेशन होंगी, ताकि उन्हें वो चीज़ सारी समझ आ सके। स्कूल से लेकर कॉलेज की दहलीज में पहला कदम रखना हर किसी के लिए उत्साह से भरपूर होता है, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ छात्र कॉलेज तो पहुंचे, लेकिन क्लासरूम तक पहुंचने का उनका सपना आज पूरा होने जा रहा है। तो बच्चे जो स्कूल से निकले, सीयूईटी का एग्जाम दिया पहली बार और फिर पहली बार कॉलेज पहुंचने वाले हैं, एकदम नई दुनिया में आने वाले हैं। जाहिर तौर पर तमाम सवाल उनके अंदर होंगे, लेकिन जब सीनियर्स इस तरह से बात करते हैं तो उन बच्चों का डर भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार बस उन नए बच्चों का। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो कैसी जानकारियां हैं और तमाम खबर को विस्तार से समझने के लिए मनीष हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गए हैं डीयू से। मनीष, परिदृश्य तो इस बार पूरा बदल गया। डीयू का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा है इस बार। सीयूईटी के द्वारा इस बार प्रवेश हो रहा है, और क्या जानकारी, क्या कुछ तैयारियां? देखिए वैभव, मैं लगभग आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और मुझे गूज बम्स हो रहे, क्योंकि मुझे याद आ रहा है अपने कॉलेज का पहला दिन, जब हम पहली बार उस कॉलेज की यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे थे। मन में बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे सवाल थे, डर था, नर्वस थे, और वही चीज आज उन तमाम नए फ्रेशर्स बच्चों के चेहरे पर देखा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारे साथ नहीं हुआ, सीनियर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं गेट पर ही उन नए फ्रेशर्स का स्वागत करने के लिए। और पहली बार जैसे ही वो गेट पर पहुंचता है नया बच्चा, उसे एक टीका यहाँ पर किया जा रहा है, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। मतलब वहां से उसे एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हारे बड़े भाई बहन यहाँ मौजूद हैं। तमाम ये एबीवीपी की विंग है, उसके जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ मौजूद हैं।
किस तरह की तैयारी आज खासकर जो नया बच्चा आ रहा है, बहुत सारा डर उसके अंदर होगा, बहुत सारे सवाल होंगे, कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं? देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां साल है और पहली बार CUET के माध्यम से जो एंट्रेंस स्कोर आया है उसके हिसाब से यूजी का एडमिशन हुआ है। तो देश के हर कोने से इस बार विद्यार्थी यहाँ पर आया है और यहाँ आज हम अभी रामजस कॉलेज में खड़े हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के वेलकम के लिए, उनके डर को दूर करने के लिए, उनका तिलक लगाकर, मिठाइयाँ बांटकर, उनके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाकर, बाकी सोसाइटीज के अपॉर्चुनिटीज उनको बताकर हमने उनका डर निकालने के लिए उनके लिए काफी सारी प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं ताकि आने वाले समय में उनको एक सहजता यहाँ पर बनी रहे और उनको लगी रहे। देखिए, आप पूरे कॉलेज के गेट को किस तरह से फूलों से सजाया गया है और सुबह से ही ये पूरे वॉलंटियर्स यहाँ पर गेट पर खड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारी और ये रिचुअल्स यहाँ पर रोज लोग जो बच्चे हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं? वेलकम टू रामजस, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, इस तरह की तैयारी बहुत एक्साइटेड आने के लिए और हम भी उनकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस उन्हीं का वेलकम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अपने फ्रेशर्स को देख के। मुझे अपना फर्स्ट डे याद आ रहा था कि कैसे ABVP ने हम लोगों का स्वागत किया था और आज हम वही कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि CU सेट देकर बच्चे रामदास कॉलेज में आए हैं। मैं उनको उनके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। सीनियर्स है वैभव और CUET को लेकर तमाम सारी जो पहली बार प्रक्रिया हुई है। अब तक कहते थे कि जो मौके परसेंटेज के चलते कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर पढ़ाई उस तरह से नहीं होती, उनको मौका नहीं मिलता था, उन बच्चों को भी आज यहाँ मौका मिलेगा। CUET एक बड़ा बदलाव था। अब जो बच्चे इंटीरियर एरियाज से नहीं आ पाते थे वो भी आज यहाँ शायद पहुंचेंगे। उनके लिए क्या कुछ खास काउंसलिंग की तैयारी कर रखी है या फिर उनके लिए कुछ खास बातें? देखिए, जो विद्यार्थी अन्य प्रांतों से आता है, स्पेशली जो सर्दर्न पार्ट से आता है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आता है, महाराष्ट्र से आता है, उनका यहाँ से डिस्टेंस 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है। और शायद ऐसा अनुमानित है कि 90% स्टूडेंट ऐसा है जो फर्स्ट टाइम दिल्ली में आएगा। तो उनकी अकोमोडेशन की व्यवस्था से लेकर उनके क्लासरूम के टाइम टेबल तक लेकर पूरे उसके प्रोग्राम को सहजता से करने के लिए विद्यार्थियों ने उनके लिए लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए एक सेलिब्रेशन का, एक उत्सव का वातावरण यहाँ बनाया है। तो माहौल देखिए, कई पेरेंट्स हैं जो छोड़ने के लिए आ रहे हैं बच्चों का पहला दिन। आज पहला दिन है आपका, कोई एक्साइटमेंट, कोई डर? एक्साइटमेंट है, डर तो ऐसा कुछ आज सच नहीं है। क्या प्लानिंग की थी पहले दिन के लिए? पहले दिन के लिए ऐसा सोचा था कि कुछ मतलब ओरिएंटेशन होगा, जैसे अभी PG ढूंढने में ही सब कुछ हो गया टाइम वगैरह, तो कुछ जस्ट अनप्लान्ड आए हैं, अभी नो आइडिया क्या होगा। कहाँ से हुआ? नागपुर, महाराष्ट्र। क्या नाम है? वेदांत। पेरेंट्स ही है? देखिए, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पहले दिन कॉलेज का ड्रॉप करने के लिए आ रहे हैं। मैम, कितना एक्साइटमेंट, बेटा अभी तक स्कूल जा रहा था, आज पहला दिन कॉलेज का। दूर आए हैं छोड़ने तो थोड़ा सा लगता है, इतना दूर। हम नागपुर से हैं एक्चुअली। नागपुर से आए आप लोग, तो दिल्ली क्यों चुना पढ़ाई के लिए? उसका इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में था तो ही वांटेड द बेस्ट कॉलेज। उसके हिसाब से ये कोर्स यही सबसे अच्छा मिलेगा, इसलिए उसने ये ऑप्ट किया। एक पिता की बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं अपने बेटे को लेकर, क्या कुछ सोचा है आपने? आज जिस गेट से वो एंट्री लेने जा रहा है, यहाँ से जिंदगी बदलने वाली है। उसका जो सोचा हुआ है वो करेगा, उस हिसाब से वो कर रहा है। आप लोग खुश हैं आज? बिल्कुल खुश हैं। देखिए, तमाम पेरेंट्स हैं, इनके चेहरे पर भी खुशी है। मनीष, प्रिंसिपल मनोज खन्ना ने भी कहा है कि देखिए सरलीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है मनीष, और रद्दीकरण इस बार कम होगा क्योंकि सीटें जो है जैसे 400 छात्र होते थे तो 90 हो जाएगा, तो काउंसलिंग में भी इजी हो जाएगा। जी मनीष। जी बिल्कुल, एक पूरी प्रक्रिया थी कि अक्सर जो परसेंटेज होता था, अगर अब आपका हाई नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, 96, 97 के अबव नहीं है, कई बार वो 99, 100 तक भी गया है, तो आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में दिल्ली में नहीं मिलता था। और यही वजह है कि कई ऐसे एरियाज दूर जैसे गांव देहात के एरियाज थे जहां पर बच्चों के परसेंटेज इतने अच्छे नहीं आते, कई सारे बोर्ड्स हैं जो उस तरह से नंबर्स नहीं देते, उन बच्चों के लिए एंट्री बहुत मुश्किल होती थी। और इसीलिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये रखा गया, जिसके तहत आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। मतलब प्रक्रिया को काफी आसान करने की कोशिश की गई है, पारदर्शी करने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि अब जो गांव देहात के बच्चे, इनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचना एक ड्रीम होता था, अब शायद वो भी अपना ड्रीम यहाँ से आगे फॉलो कर पाएंगे। बिल्कुल मनीष, और बहुत सारे जो बदलाव है वो इस बार देखने को मिल रहे हैं। खैर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 साल से जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। और जैसे आपने कहा कि गूज बम्स आपको हो रहे हैं, रोंगटे आपके खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहला दिन सभी के लिए खास रहता है,
लेकिन कोरोना की वजह से जो छात्रों की पढ़ाई है वो लैपटॉप तक ही सीमित हो गई थी। खैर, अगर बदलावों की बात करें मनीष, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और साथ ही में 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किस तरह से अलग होने वाला है इस बार का सत्र? देखिए, बिल्कुल बहुत सारी चीजें नई हैं और खास बात यह है कि जो चीजें पहली बार हो रही हैं, ये पॉलिसी मेकर्स को भी देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है, वो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर्पस के साथ ये नई चीजें बनाई गई हैं उनको अचीव वो कितना ज्यादा कर पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी बात यही कि जो बच्चे हैं वो ऐसे ऐसे इलाकों से यहाँ आज पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं जहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचना उनके लिए एक ख्वाब जैसा था, यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जब वो इस गेट से अंदर जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनकी दुनिया भी बदलेगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप एक संगम मानिए। संगम ऐसे कि दूर दराज से अलग अलग प्रांतों से अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पहुंचते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर आपको यहाँ एक जगह मिलता है, अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ मिलते हैं, अलग अलग विचारों के लोग यहाँ मिलते हैं। मतलब आपका जो एक नए बच्चे का तो सोच का दायरा है वो भी कितना बड़ा बिल्कुल होता है। सोच का दायरा मनीष बिल्कुल ठीक आपने, और सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं हम तमाम छात्रों की। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं, बात करेंगे ट्विटर की, जिसकी कमान जब से जो है टेस्ला के मालिक एलन मस्क के हाथ में आई है तब से लगातार बदलाव के बयार है। नया बदलाव ब्लू टिक को लेकर है, जी हां, वेरीफाइड अकाउंट को लेकर है, जिसे लेने की कीमत मस्क ने अब तय कर दी है। एलन मस्क का दावा है कि इससे ट्विटर यूजर्स को फायदा होने जा रहा है। फिलहाल ताजा खबर क्या है, देखिए। मस्क ने ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए फी को अब तय कर दिया है। मस्क ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और तमाम विस्तार से इसको समझाने की कोशिश की है। देखिए, ट्विटर के नए मालिक मस्क ने कहा है कि ब्लू टिक के लिए यूजर्स को अब $8 की फी के रूप में देना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि फी हर देश में अलग अलग होने जा रही है, यानी इसकी कीमत अलग अलग होगी। भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की कीमत कितनी होने जा रही फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ब्लू सब्सक्रिप्शन वालों को मस्क तमाम नए फीचर्स देने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल वैभव, सबसे खास बात यह है कि ट्विटर के ओनर एलन मस्क ने खुद ट्वीट करके ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग का ऐलान किया है। ये सबसे खास बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत लोगों को क्या कुछ फायदे मिलने वाले हैं। मस्क के मुताबिक ब्लू टिक वालों को रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। इसके साथ ही इस फीचर की वजह से स्पैम और स्कैम पर जो लगाम है वो कसी जा सकेगी। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स अब लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे। वहीं ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन को नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले आधे एड्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा खास है। इसके साथ मस्क ने ये भी कहा है कि अगर पब्लिशर्स ट्विटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स जो है वो पेड आर्टिकल्स भी फ्री में पढ़ सकते हैं। एलन मस्क के मुताबिक ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की वजह से ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल तो मस्क इस ट्वीट और ऐलान के बाद भी यूजर्स में तमाम कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सवाल यह भी है कि आने वाले वक्त में एलन ट्विटर में और भी कई बदलाव करने जा रहे हैं। फिलहाल एलन ने कंपनी में बदलाव के लिए एक कोर टीम बनाई है, जिसका हिस्सा श्री राम कृष्णन भी है। जहां जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देखिए, कंपनी में ज्यादातर बदलाव जो है श्री राम कृष्णन की सलाह के आधार पर होने जा रहे हैं। कौन है ये श्री राम कृष्णन, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मस्क इस वक्त श्री राम कृष्णन की सलाह मानकर ही ये तमाम कदम उठा रहे हैं। श्री राम कृष्णन भारतीय मूल के हैं और मस्क की कोर टीम में हिस्सा है। श्री राम कृष्णन ने साफ किया है कि वो ट्विटर से अभी अस्थायी तौर पर ही जुड़े हुए हैं और श्री राम कृष्णन मूल रूप से एक जानी मानी इन्वेस्टर्स कंपनी से लगातार जुड़े हुए हैं। श्री कृष्णन पेशे से इंजीनियर हैं और वो 30 बड़े निवेश कर चुके हैं, यानी उनको काफी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। कृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ की थी। कृष्णन ने अन्ना यूनिवर्सिटी से एसआरएम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद अपना सिलसिला शुरू किया। कहा यह जा रहा है कि देखिए, ट्विटर में बड़े बदलाव के फैसलों में श्री राम कृष्णन की सलाह शामिल।
देखिए, जाहिर सी बात है कि ट्विटर इस वक्त बड़ी बदलावों से गुजर रहा है। यूजर्स इन बदलावों को लेकर उत्साहित भी हैं और थोड़े चिंतित भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मस्क को लगता है कि उनका प्लान ट्विटर को मुनाफे की ओर जरूर ले जाएगा। देखिए, आज बड़ा शुभ समाचार उन लोगों के लिए भी है जिनके सर पर अब तक छत नहीं थी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को उनके सपने के आशियाने की जो चाबियां हैं वो सौंपने वाले हैं। विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पीएम मोदी लाभार्थियों को फ्लैट की चाबियां देंगे। गृह प्रवेश की क्या है तैयारियां, चलिए आपको बताते हैं। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इन फ्लैट्स का निर्माण किया है। स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए हैं। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में 3024 नए फ्लैट्स जो हैं उसका निर्माण किया गया है, उन्हें बनाया गया है। पीएम मोदी पहले फेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए 575 लोगों को उनके इस नए आशियाने की चाबी सौंपेंगे। इन फ्लैटों के निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जिलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं उनकी शुरुआत की, जिसमें से कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना के तहत कालकाजी में मौजूद भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप नामक 3 स्लम क्लस्टर्स हैं। तीनों क्लस्टर का पुनर्वास बड़े चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। बात हवा की कर लेते हैं। देखिए, जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में चिंता का सबब लगातार बनी हुई है। हमारे आपके बीच में दिल्ली की खराब हवा की बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन हम आपको आज उन कोशिशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें साफ हवा की कोशिशों को संकल्प अब नजर आ रहा है। हालांकि प्रदूषण से युद्ध को लेकर चुनौतियां अभी कम नहीं है। राजधानी की हवा में बढ़ रहा है जहर। आंखों में जलन, गले में खराश। खुली हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। धूल और धुआं का मिला जुला जहर हर सांस के साथ घुलने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब से खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रही है और इसी के साथ शुरू हो चुका है प्रदूषण के खिलाफ महायुद्ध। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है और इस तरीके से नए नए मापदंड बता रहा है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम लोग फिलहाल राष्ट्रपति भवन पे खड़े हैं और आमतौर पे आप जब यहां से विजय चौक से राष्ट्रपति भवन को देखेंगे तो आपको क्लियर तस्वीर नजर आती है, लेकिन क्योंकि इस समय प्रदूषण लेवल ज्यादा है, धुंध नजर आ रही होगी, इस समय ये हालात समझाने के लिए काफी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर खराब स्थिति में है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय इन हालातों को ध्यान में रखते हुए ग्रैब 3 फिलहाल दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार शाम 4 बजे तक दिल्ली में AQI का आंकड़ा 424 रहा, जो 26 दिसंबर 2021 के बाद सबसे खराब है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में हवा इस कदर दमघोटू क्यों हो गई। इसका जवाब पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में छिपा है, जहां एक बार फिर पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका देखिए, दिल्ली की हवा में धूल और धुआं बढ़ा है, जिसके बाद प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड में आ गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लग गई है। इसके साथ ही तोड़फोड़ गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों की अनदेखी पर भारी जुर्माना देना होगा। दूध और दवा को छोड़कर बाकी फैक्ट्रियां जो हैं हफ्ते में 5 दिन ही चलेंगी। बिल्कुल, एनसीआर के लिए स्वीकृत ईंधन पीएनजी का इस्तेमाल नहीं करने वाले ईंट भट्टे, हॉट मिल प्लांट्स बंद रहेंगे। साथ ही स्टोन क्रैशर पर रोक लगा दिया गया है। बिल्कुल, खनन का काम जो है बंद रहेगा और पुरानी पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्ती बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें सरगम, सड़कों से उड़ने वाली धूल को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन की संख्या बढ़ाई गई है। चलिए आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कर्मचारियों के लिए घर से दफ्तर साइकिल से आने जाने की जो पहल है, इसकी शुरुआत की है।
सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक के शोर और प्रदूषण को हराने के लिए कंपनी ने ये कदम उठाया है। देखिए कैसे। सड़क पर भारी ट्रैफिक का दबाव, आपाधापी का माहौल, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, जाम से बार बार दो चार होना, प्रदूषण की मार, ऊपर से जल्दी ऑफिस पहुंचने की टेंशन। ऐसे में करे तो करे क्या? अक्सर शहरों में आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशे वाले लोगों को भी इससे रूबरू होना पड़ता है। पुणे भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में इस समस्या को मात देने के लिए पुणे की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अनोखा कदम उठाया है। कर्मचारियों के लिए साइकिल से आने जाने की पहल की है। दिन में एटलीस्ट एक बार तो आप साइकिल पे आया कीजिए घर से ऑफिस तक, सो दैट हम पोल्यूशन कम कर सके, जो ट्रैफिक कंजेशन है पुणे में उसको कम कर सके और ग्लोबल एनवायरनमेंट को कुछ हद तक हमारे इनिशिएटिव से कम कर सके। परिवार जैसे साथ में साइकिल कर रहे थे तो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है और खुद का तो फिटनेस अच्छा होता ही है, लेकिन उसके साथ प्रदूषण भी कम करने से हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का भी फिटनेस बढ़ता है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। कंपनी की इस पहल को कर्मचारियों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी कंपनी के इस प्रयास को खूब सराह रही है, क्योंकि एक समय पुणे की गिनती सबसे खूबसूरत शहरों में होती थी। वातावरण स्वच्छ था, सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा बोझ नहीं था। पुणे शहर को साइकिलों का शहर कहा जाता था। लेकिन वक्त बदला तो हालात भी तेजी से बदले। गाड़ियों के बढ़ते बोझ से शहर हांफने लगा। क्यों? आंकड़ों की जुबानी से समझिए। पुणे आरटीओ के मुताबिक इस वक्त पुणे में 43 लाख वाहन है। साल 2022 के पहले 7 महीनों में ही पुणे में 1.5 लाख नए वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे दिन प्रतिदिन यातायात की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने जो ट्रैफिक ब्रांच है उसको स्ट्रेंथन किया है। उसमें हमने कांस्टेबल्स 300 और 800 मॉडर्न ऐड किए हैं। हमने जो सिग्नल्स हैं उनको सिग्नलाइज करने की कोशिश की है। सिग्नल जो खराब है उनको ठीक करने की कोशिश की है। जो पॉटहोल्स हैं उनकी लिस्ट बनाई और पीएमसी कोऑर्डिनेशन को भरने की कोशिश की है। जो हमारे इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है एक आईटी कंपनी की नेक पहल कहीं न कहीं पुणे के गौरव को वापस पटरी पर ला सकती है। पुणे शहर जिसे आईटी का हब कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो अपनी गाड़ियों से ऑफिस आया जाया करते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि सड़क पर कम से कम अगर वाहन आते हैं, साइकिल ज्यादा आती है तो प्रदूषण भी कम होगा और जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी दूर होगा। पुणे से पंकज खेलकर के साथ गुड न्यूज टुडे।